अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले एक वीक में हमने देखा कि इस्लामिक रेशोज़ किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद में हमने कल के सेशन में डीमैट का शेयर लेकर के उस कंपनी की वेबसाइट पे गए और हमने उसका एनुअल रिपोर्ट निकाल कर देखा किस तरीके से हमको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी प्रमोटर्स के ताल्लुक से और कंपनी के प्रॉस्पेक्टिव क्या है, फ्यूचर कौन से प्रोजेक्ट्स पे जाने वाले हैं, उनका ग्रोथ क्या रेट से होने की उम्मीद है और कौन कौन से सेक्टर्स उनके पास से इनकम वगैरह आता है। ये कल चीज़ें हमने बस एक शॉर्ट अंदाज में उनकी वेबसाइट से जाकर के देखी। आज हमारा टॉपिक है कि फंडामेंटल स्टॉक आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसा स्टॉक जो कि ग्रोथ स्टॉक है, जो कि आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा ग्रोथ दे सकता है, ऐसे स्टॉक्स जो आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहेंगे। तो वैसे स्टॉक्स के लिए फंडामेंटल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको क्या रेशोज़ की ज़रूरत है, जो टेक्निकल रेशोज़ है उनको समझने की ज़रूरत है और उस टेक्निकल रेशोज़ की मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस कंपनी का फंडामेंटली कितनी स्ट्रॉन्ग है। और जब हम कंपेयर करेंगे उसके कॉम्पिटिटर से, उसकी जो इंडस्ट्री में दूसरी कंपनी से, तो उससे भी पता चलेगा कि भाई ये कंपनी में दूसरों से कंपैरिजन में इनके रेशोज़ कितने स्ट्रॉन्ग हैं। और हम खासतौर पर देखेंगे पीई रेशो, जो कि हमको ये बताता है कि भाई ये जो आप शेयर्स जिस पर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं क्या वो ओवर प्राइस्ड है कि अंडर प्राइस्ड है या फिर बराबर सही रेट पे मिल रहा है फिल वक्त। और एक पी रेशो भी अपने आप में फिर उसका एक छोटे मोटे लिमिटेशंस होते हैं, तो हम उसको भी देखेंगे किस तरीके से पी रेशोज़ को हम और एक रेशो की मदद से उसके लिमिटेशंस को हम दूर करके देखेंगे कि कौन सा स्टॉक है जिसमें हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए और पहले से इसकी बैलेंस शीट दे दी है। ये डीमैट है, इसकी बैलेंस शीट मैं मार्च 2021 की बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन और वेबसाइट से मैंने नंबर्स लिए हैं। आपको अगर नंबर्स यहाँ पे इतने ज़्यादा क्लियर नज़र ना आ रहे हो तो अगर आपके पास स्क्रीन और ऑन हो तो स्क्रीन से भी आप देख सकते हैं। तो सब एक बार आपको बता दूँ कि ये है एसेट्स, ये है लायबिलिटीज़, ये तमाम अमाउंट रुपीज़ इन करोड्स में लिखा है मैंने यहाँ पर। और असेट साइड पर आप देख लीजिए, पहले हमने जैसे डिस्कस किया है कि ये फिक्स एसेट्स होते हैं, ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, ये 1009 करोड़ है, 1020 है। इन्वेस्टमेंट्स तो पर एनम इनके पास इन्वेस्टमेंट्स है 3 करोड़ और अदर्स में है 5625 करोड़, टोटल 13656 करोड़। मैंने आपको कहा था कि इनके पास बिजनेस मॉडल इस तरीके से है कि वो इनकी जितने भी नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं वो सारे के सारे उनके अपने ओन लैंड पे होते हैं, फिर वो लोग उसका कंस्ट्रक्शन वगैरह भी खुद ही करते हैं और रेंट वगैरह कॉस्ट बचाते हैं, क्योंकि रेंट एक ऐसा इतना बड़ा कॉस्ट रहेगा, आपका बिजनेस चले ना चले आपको रेंट देना पड़ेगा किसी भी हाल में। तो वन ऑफ द बिजनेस का जो क्राइटेरिया है कि फिक्स एसेट्स बढ़ाते जाएं और रेंट को रिड्यूस करें, बहुत अच्छा है। इसलिए आप देखेंगे कि जितना भी लोग कमाते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट शुभ बराए नाम है, इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा पैसा नहीं लगाते हैं वो इनफैक्ट अपने ही प्रॉपर्टी ज़्यादा बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो ये इनकी वन ऑफ द क्राइटेरिया है इनकी मैनेजमेंट का, जो कि अच्छा क्राइटेरिया है। फिर इसके बाद यहाँ पे लायबिलिटी साइड है, शेयर कैपिटल है 648 करोड़ का, रिजर्व्स है 11,536 करोड़ के, बोरोइंग से 393 की, अदर लायबिलिटीज 1080 के करोड़ के हैं। तो असेट्स और लायबिलिटीज हमेशा मैच होने चाहिए, 13656 करोड़ 3656 करोड़। ये तो था इनकी बैलेंस शीट एज ऑफ मार्च 2021। अब चंद बेसिक चीज़ें हमको समझना है आज, खासतौर पे प्राइसिंग के ताल्लुक से कि फिर जो शेयर्स हम मार्केट में देख रहे हैं उसकी प्राइसिंग कितनी जस्टिफाइबल है। अभी आप देखें मैंने स्क्रीनर से ये नंबर लिया है, तो ये इनकम स्टेटमेंट वाला नंबर है प्रॉफिट लॉस अकाउंट का, यानी कि इन्होंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता है नेट प्रॉफिट, उसको आप अर्निंग्स भी कहते हैं, वो है 1099 करोड़, यानी कि 1100 करोड़ का इनका मार्च 2021 वाला, यानी कि अप्रैल से लेकर के अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 तक जो उनका प्रॉफिट पूरे साल का रहा, सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद, टैक्स निकालने के बाद, वो 1099 करोड़ से। अब आइए फेस वैल्यू पर शेयर। फेस वैल्यू पर शेयर भी इनका जो है ये जो शेयर कैपिटल है 648, उसका फेस वैल्यू पर शेयर 10 रुपीज़ है। स्क्रीन पर जाके देखेंगे आपको तो ये भी आपको वहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। अच्छा, अब ये फेस वैल्यू पर शेयर क्या होता है आज हम समझेंगे। सबसे पहले फेस वैल्यू क्या है, फिर बुक वैल्यू क्या है, उसके बाद पीई रेशो क्या होता है, उसके बाद पीईजी, इस पीई रेशो में फिर ग्रोथ फैक्टर ऐड करने के बाद वो क्या बनता है। सबसे पहले फेस वैल्यू पर शेयर आपको दे दिया जाएगा, बैलेंस शीट में मिल जाएगा, आपको एनुअल रिपोर्ट में मिल जाएगा, स्क्रीन और वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो वो 10 पर शेयर है, यानी कि जब पहली बार कंपनी स्टार्ट हो रही थी 648 करोड़ का जो लोगों ने पैसा इस पर इन्वेस्ट किया था प्रोमोटर्स ने, तब एक शेयर की वैल्यू 10 पर शेयर थी। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर शेयर कैपिटल 648 करोड़ का है
और शेयर की वैल्यू फेस वैल्यू 10 पर शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? बहुत ही आसान आपका फॉर्मूला रहेगा, नंबर ऑफ शेयर्स। अब ये शेयर कैपिटल की वैल्यू ले लीजिए 648 डिवाइड बाई पर शेयर, बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है। इतना टोटल वैल्यू है सारे शेयर्स का मिला करके, जबकि एक शेयर की वैल्यू 10 है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में इनके अवेलेबल होंगे 64.8 करोड़। अब ये आप याद रखिए, आगे चल के फॉर्मूले में काम आएगा 648 करोड़। तो हमने देखा शेयर कैपिटल, हमने देखा नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा, मैं आपको फेस वैल्यू कह रहा था, तो थोड़ा सा और मैं आपको और अंडरस्टैंडिंग दे दूँ। फेस वैल्यू वो होता है जब प्रमोटर्स फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो पैसा लेकर के आते हैं, वो 648 करोड़ है। उन्होंने जब कंपनी बना रही थी तो उन्होंने बनाया कि 648 करोड़ के शेयर्स हम इस कंपनी में रखेंगे और हर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ होगी, तो टोटल 648 करोड़ होगा। इस 64.8 करोड़ शेयर में से नंबर ऑफ शेयर्स तो प्रमोटर्स खुद अपने पास पैसे लेकर के आते हैं तमाम अमाउंट। ये इसका एक बड़ा हिस्सा प्रमोटर्स अपने पास से पैसा लेकर के आएंगे और बाकी का 20 to 30% लोग क्या करेंगे, मार्केट से रेस करेंगे। मार्केट से रेस कैसा करते हैं, मैंने इससे पहले भी आपको डिस्कशन में बोला था, आईपीओ के थ्रू रेस करते हैं। आईपीओ में क्या होगा, 10 रुपये का शेयर जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, उनको पता है कि अब ये लोग नंबर ऑफ शेयर सपोज उसमें से 64.8 करोड़ में से उन्होंने सपोज मान लो कि कुछ 50 करोड़ के शेयर्स खुद ही शेयर होल्डर्स ने सब्सक्राइब कर दिए, उसका पैसा भी वो कंपनी में लेकर के आ गए। बाकी का और 14 करोड़ 15 करोड़ वो पब्लिक से रेस कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो सिर्फ सपोज 15 करोड़ के शेयर्स हैं तो 15 करोड़ ही वो नहीं मांगेंगे, वो मांगेंगे आपको प्रीमियम के साथ। लेकिन 10 रुपये का शेयर, इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है, तो फर्स्ट टाइम आप आईपीओ में जाएंगे, हो सकता है वो आपको 10 के बजाय 100 रुपये में मांग ले, ठीक है। तो एक फेस वैल्यू ऑफ द शेयर जब 10 रुपीज़ है, लोग उसके लिए 100 रुपये देने के लिए भी राजी हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है ये कंपनी आगे चल के बहुत अच्छा काम करेगी, इसके प्रमोटर्स अच्छे हैं, उसका उन्होंने प्रॉस्पेक्टस बनाया होता है। जब आईपीओ फर्स्ट टाइम कंपनी लेके आती है प्राइमरी मार्केट में, तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल होता है कि प्रोजेक्ट क्या है, उनका बिजनेस प्लान क्या है वगैरह वगैरह, वो डिटेल में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। इसके लिए कंपनी 10 रुपये के बजाय आपको प्रीमियम में मांगती है, 10 का बजाय 100 मांगेगी, तो आप 100 भी दे देंगे। आपको सारे जितने भी आपने शेयर्स अलॉट किए, सपोज आपने 500 शेयर्स के हिसाब से 100 करके पैसे दे दिए थे ब्रोकर को, और हो सकता है आपको सारे शेयर्स मिल जाएं, या फिर आपको, चूँकि बहुत ज़्यादा लोग इसको आप सब्सक्राइब करने के लिए अप्लाई करते हैं, तो हो सकता है आपको प्रोपोर्शनेटली उससे कम शेयर्स मिले, या हो सकता है शेयर्स ना मिले। कुछ और लोग हैं जो 100 से ज़्यादा इसकी प्राइस देने के लिए राजी थे, तो उनको शेयर्स मिल जाएंगे। खैर, तो सपोज ये आपको बताने का मकसद ये है कि 10 उसकी फेस वैल्यू थी, तो फर्स्ट टाइम आईपीओ में आया, तो हो सकता है 100 में लोगों ने मंगवाया हो एक शेयर के पीछे, तो ये उसका इनिशियल है। ये बिजनेस स्टार्ट होकर बहुत साल हो चुके हैं। अब किसी भी साल के ईयर एंड पे आप अगर उसकी फेस वैल्यू देखेंगे, तो फेस वैल्यू हमेशा एक ही रहेगी, 10 की 10 ही रहेगी। जब तक ये कंपनी अपने कंपनी एक्ट के हिसाब से रेगुलेशंस को चेंज करके, रेजोल्यूशन वगैरह बना करके फेस वैल्यू 100 का 200 करना चाह रही है, 10 का 100 करना चाह रही है, 1 करना चाह रही है, जो भी करना चाह रही है, अगर ये करना चाहती हो तो शेयर स्प्लिट करना है या कुछ और उनका रीज़न है मैनेजमेंट का, तो वो लोग उसे चेंज करेंगे। तो अभी इसमें हमको जाने की जरूरत नहीं है। अब ये मान लो कि जब कंपनी स्टार्ट हुई थी, इसका फेयर वैल्यू 10 रुपये था और अभी 10 रुपये है। फेयर वैल्यू से हमें कुछ मतलब भी नहीं है, आगे चल के आपको कोई भी फेयर वैल्यू पे कोई शेयर आपको देगा भी नहीं मार्केट में। मार्केट प्राइस पे जो शेयर चल रहा है उसी पे मिलेगा। ये आपको चूँकि आने वाले शेयर्स रेशो समझ रहे हैं, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा था। तो फेयर वैल्यू 10 रुपीज़ है। अब हम बुक वैल्यू मालूम करते हैं। बुक वैल्यू कैसे मालूम करेंगे? बुक वैल्यू इसी बैलेंस शीट से हम बुक वैल्यू मालूम कर सकते हैं। बुक वैल्यू का मतलब ये है कि आज शेयर का प्राइस एज पर द बुक्स है, कि ये जो बैलेंस शीट और जो P&L अकाउंट है उसके हिसाब से आज इस शेयर का बुक वैल्यू क्या होना चाहिए। मार्केट वैल्यू की बात नहीं हो रही है, बुक वैल्यू की बात हो रही है। ये जो नंबर्स आपके सामने नजर आ रहे हैं, इसके हिसाब से एक शेयर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए इस बैलेंस शीट के हिसाब से। अभी हम देखते हैं बुक वैल्यू मालूम करने का आसान तरीका है। जैसे कि मैंने आपको फेस वैल्यू मालूम करने के लिए क्या कहा था, शेयर कैपिटल रहेगा, अब डिवाइड किया था नंबर ऑफ शेयर्स है, तो आपको 64.8 करोड़ आ गया था। अब आप क्या कीजिए, शेयर कैपिटल रिजर्व दोनों को ऐड कर दीजिए। दो मेथड हो सकते हैं, एक है नेट एसेट्स मेथड, एक है आपका इक्विटी मेथड, यानी कि टोटल एसेट्स लेकर के इन दोनों को मैनेज करना, तो आपको ये बचेगा। या आप डायरेक्टली ये दो ही ले लीजिए आपके अंडरस्टैंडिंग, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व ले लीजिए, यानी कि 648 प्लस 11 536
डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स देखना होता है आपको, डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, 640 इंटू 11,536 मैं आपको शॉर्टकट में बता दूँ, 648 प्लस 11,536 हो जाएगा आपका 12,184 डिवाइडेड बाई 64.8 करोड़, डिवाइडेड बाई 64.8 करोड़, 188 पर शेयर। अगर आप जाके देखते हैं अभी स्क्रीनर पे तो आपको 188 पर शेयर वहाँ पे दिखाई देगा बुक वैल्यू। फेस वैल्यू हो गई 10, बुक वैल्यू हो गई 188 पर शेयर, यानी कि बुक्स के हिसाब से ये मुझे 188 रुपये दूंगा तो एक शेयर मिल जाना चाहिए था। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इसकी जो मार्केट प्राइस अभी चल रही है वो 3,315 है, जो थर्सडे जो क्लोजिंग थी आई थिंक 3,300 प्लस ही 3,315 है, फिर मान के चलता है 3,315 है। ठीक है, तो अब आप देखिए बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस नज़र आएगा। 3,315 में से आप निकाले 188 तो 3,127, यानी कि तकरीबन आप 188 रुपये का शेयर, जो कि उनके बुक वैल्यू के हिसाब से है, लेकिन जब वो मार्केट में उसकी प्राइस चल रही है 3,315, इतना ज़्यादा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें पब्लिक को लगता है उनका कॉस्ट ट्रैक जो है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रोथ देने वाली है, इसलिए इसके लिए बहुत ज़्यादा प्राइसिंग मार्केट में चल रही है। अच्छा, अभी आप एक सवाल यहाँ पे ये हो सकता है कि भाई ये जो असेट्स और लायबिलिटीज़ हैं, ये सारे नंबर्स हैं, ये सब ऑडिटर से चेक किए हैं, इसके बाद इसकी ऑडिट हुई है, फिर ये पब्लिश हुए हैं, तो फिर ये नंबर्स जब सर्टिफाइड होके मतलब ऑडिट होके आए हुए हैं, तो इन नंबर्स को इसी के नंबर के हिसाब से आपको कैलकुलेट करते हैं तो 188 आ रहा है। तो 335 ये इतना ज़्यादा क्यों हो गया? जैसे मैंने बताया क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, तो मार्केट इसके लिए ज़्यादा पैसा देने के लिए राज़ी है। अगर सपोज आज ये कंपनी के पास, इसको एक आसान आम लैंग्वेज में आपको ऐसा समझिए कि अगर ये कंपनी के प्रमोटर्स के पास आज मैं जाता हूँ, जाके कहता हूँ कि भाई मैं आपकी कंपनी का सारी कंपनी खरीद लूँगा, आपके जो भी नंबर ऑफ शेयर्स है ना 64.8 करोड़ इंटू 188 मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा? ये 2 फिगर बन जाएगी। इतना पैसा मैं आपको दूंगा, अभी मुझे कंपनी दे दीजिए। ये लोग मुझे बेचेंगे कंपनी? बिल्कुल नहीं बेचेंगे, क्योंकि ये तो ठीक है इनके पास बुक में इतने पैसे रखे हुए हैं, इतना कैपिटल है और इतना रिजर्व है, सही बात है, बुक के हिसाब से ठीक है, लेकिन कंपनी का इतना बड़ा ब्रांड है, कंपनी की इतनी बड़ी वैल्यू है, लोग इसके लिए शेयर्स लेने के लिए इतना ज़्यादा प्रीमियम देने के लिए रेडी हैं, तो कोई आपको बुक वैल्यू पे क्यों बेचेगा? तो ये जो दोनों का जो डिफरेंस है वो कंपनी का ब्रांड है, उसको गुडविल बोल लीजिए या कंपनी के ब्रांड है अगर आप आम लैंग्वेज में बोले। तो फिर इस तरीके से ये मार्केट प्राइस 3,315 जस्टिफाई होती है कि भाई इतना ज़्यादा क्यों मार्केट में ये शेयर चल रहा है। अच्छा, तो अभी हमने देखा फेस वैल्यू क्या है, हमने देखा बुक वैल्यू क्या है, फिर हमने देखा कि मार्केट प्राइस ये है, दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है। अब एक इम्पॉर्टेंट रेशियो की तरफ आते हैं, वो है पी रेशियो। पी रेशियो क्या है? मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाई अर्निंग्स पर शेयर। अच्छा, मार्केट प्राइस आपको मैंने बोला ये आपको आसानी से इसके NSE पे या BSE पे जाके देखेंगे तो आपको आसानी से इसका मार्केट प्राइस मिल जाएगा। अच्छा, ये पी रेशियो है, ये मार्केट प्राइस पर रेशियो है, इसका अर्निंग्स पर शेयर मालूम करना है। अर्निंग पर शेयर के लिए कैसे मालूम करेंगे? यहाँ पे देख लीजिए अर्निंग पर शेयर। हमने देखा था अर्निंग्स इसकी 1100 करोड़ की है तकरीबन, 1099 डिवाइडेड बाई कितने शेयर्स हैं इसके पास? 64.8 शेयर है, यानी कि इतने सारे शेयर्स मिल करके एक साल में 1100 करोड़ का अर्निंग्स दे रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं। तो एक शेयर कितना देगा? 1099 डिवाइडेड बाई 64.8 करते हैं हम, तो मिल जाएगा हमको 16 पॉइंट समथिंग, मतलब 17 के आसपास मिल जाएगा सपोज, राउंड फिगर 17 लेते हैं इसको। तो ये आपका डीजे यहाँ पे 70। तो आपका पी रेशियो क्या आएगा? पी रेशियो इज इक्वल टू 3315 डिवाइडेड बाई 70, 195। तो हमने देखा कि इसका पीई रेशियो है 195। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये रिलेशन रिप्रेजेंट करता है मार्केट प्राइस की अर्निंग से। हमने देखा था कि अर्निंग इसकी एक शेयर की 17 रुपये है, और उसी तरीके से हमने देखा कि मार्केट प्राइस एक शेयर का 3,315 है, यानी कि एक 17 जो अर्निंग्स है, इस अर्निंग्स को कमाने के लिए एक शेयर के पीछे लोग इतना देने के लिए राजी हैं। मीन्स मार्केट इज विलिंग टू पे यू 195 टाइम्स
एक्स्ट्रा इन द सेंस मल्टीपल टाइम्स, लाइक अगर आपको 1 रुपया कमाना है, कंपनी के सारे एसेट्स मिलकर, सारा बिजनेस मिल करके 1 रुपया जनरेट करता है, तो उसको 1 रुपये को जनरेट करने के लिए आप तैयार हैं कि 195 रुपये दे दें। यू वांट टू गिव इट 195 टू द मैनेजमेंट टू अर्न 1 रुपी बाय यूजिंग देयर बिजनेस। इनकी अर्निंग्स कमाने के लिए आप इतना ज़्यादा 195 टाइम ज़्यादा देने के लिए राजी हैं। इतना पी मल्टीपल, उसको पी मल्टीपल भी कहते हैं, पी रेशियो भी कहते हैं। इतना पी मल्टीपल ज़्यादा क्यों है? इसलिए क्योंकि इनका ग्रोथ लोगों की नज़र में, और उनके सच में पास्ट ट्रैक देखें और इनका बिजनेस वगैरह देखें तो इतना लोगों की नज़र में है, इसलिए इसके लिए लोग इतना मार्केट में इसको पे करने के लिए राज़ी है। अभी आप देखिए, एक फेस वैल्यू जो 10 रुपये का शेयर था, हार्डली IPO के टाइम पे कुछ जो भी इस पर IPO मैनेजमेंट ने मंगवाया होगा, इसकी बुक वैल्यू हमने देखी तो 188 आया। लेकिन जब हम एक्चुअल मार्केट में गए तो हमको 3315 मिला। फिर हमने देखा कि इसके लिए PE रेशो क्या निकल क्या होगा, 95 है। पी रेशो का हमने डेफिनेशन समझा कि भाई 1 रुपया अगर ये कंपनी कमाती है तो उस 1 रुपये को कमाने के लिए हम 195 रुपये देने के लिए तैयार है, क्योंकि 195 रुपये आप एक बार देंगे, 1 रुपये हर साल कमाते रहेंगे, ठीक है। इसलिए आप वन टाइम इसमें इतना इन्वेस्ट करने के लिए राजी हैं। अच्छा, अभी जनरली ये देखा जाता है कि PE रेशो जो हो, इसको हम कंपेयर करेंगे इसके इंडस्ट्री में जो दूसरे कंपनीज हैं जो इसका बिजनेस करते हैं, ये रिटेल का बिजनेस जो डीमार्ट करता है, उनके पास देखते हैं तो उनके पास पी रेशो कितना निकलता है। अगर किसी के कंपनी में पी रेशो ज़्यादा हो और किसी का कम हो, तो जल्दी उस पी रेशो को प्रेफर किया जाता है जो कि कम है, यानी कि उसका प्राइस अभी थोड़ा हमको ज़्यादा ग्रोथ होने के उसको चांसेस हमको लगते हैं वैल्यूएशन के। यानी कि ये जो पी रेशो है 195 है, कुछ और कंपनी का पी रेशो इससे कम हो तो वो कंपनी को हमको स्टडी करके देखना चाहिए कि भाई ये उस कंपनी के स्टडी के बाद हमको लगे हाँ भाई इसमें भी ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस है, और एडवांटेज ये रहेगा अगर इससे कंपेयर करेंगे तो कि भाई उसका पी भी कम है, यानी कि कम प्राइस देना पड़ रहा है उस शेयर को, और ग्रोथ उस पर भी है, तो उस पर भी हम आगे चल करके ज़्यादा वैल्यूएशन कमा सकते हैं। तो ये आपका पी रेशो है। और एक तरीका ये हो सकता है पी रेशो को यूज़ करने का कि आप पास्ट पिछले 3 साल का या पिछले 5 साल का इसका इसी कंपनी का एवरेज पी रेशो निकाल के देखें कितना निकल रहा है। सपोज उनके हमने ऐसे कैलकुलेशन पिछले 5 साल किया और हमने कैलकुलेशन करने का हमको लगा कि इसको पी रेशो एवरेज जो पिछले 5 साल में 3 साल में आ रहा था वो आ रहा है तकरीबन 225, यानी कि पिछले बारों में लोग इसको 225 में देने के लिए तैयार थे, अब तो 195, तो इसके लिहाज से देखा जाए तो ये कम है। तो इसको इस तरीके से इसका डिसीजन मेकिंग में यूज़ कर सकते हैं कि भाई अभी ये प्राइस अर्निंग्स थोड़ा सा तो पिछले 500 से चल रहा था, थोड़ा उससे कम है, तो ये सही टाइम इसको ले लें। ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं, और हम इसको इंडस्ट्री के पी रेशो से भी देख सकते हैं, यानी कि इंडस्ट्री जो रिटेल इंडस्ट्री है उसका अपना पी रेशो कितना है। सपोज मान लो कि इंडस्ट्री का पी रेशो खुद सब मिलाकर के 100 है और इसका डिमांड टैग 195 है, तो मतलब इसका क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये इंडस्ट्री से भी ज़्यादा लोग इसको, पूरी इंडस्ट्री जितना कमाएगी रिटेल इंडस्ट्री की, उससे ज़्यादा ये कंपनी कमाने का लोगों के पास एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर का, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आप सारे इस तरह से पी रेशो को यू लोग डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन पी रेशो में एक मसला ये है कि सारे पास्ट परफॉर्मेंस की बात करता है, सारे पास्ट चीज़ें दिखाता है, इसमें हमको ये नहीं मालूम होता है कि पी रेशो को ऐसे रखता है, इसमें हमको ये नहीं मालूम होता है कि किस तरीके से इसका फ्यूचर ग्रोथ रहेगा। और जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये इसको 195 एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार हैं 1 रुपये की अर्निंग के लिए, किस बेसिस पे तैयार हैं? इस बेसिस पे तैयार हैं कि फ्यूचर में जाकर के ये और ज़्यादा ग्रोथ होगा, कंपनी का और ज़्यादा ब्रांचेस आएंगे और ज़्यादा अर्निंग्स होंगे। इसकी वजह से जब ये सारी चीज़ें होंगे तो ऑफकोर्स शेयर की वैल्यू जो 3315 है इससे और बढ़ जाएगी। तो यही बेसिस के पीछे, इसी लॉजिक के पीछे वो लोग ज़्यादा पे करना चाह रहे हैं। अब इसको समझने के लिए कि आपकी डिसीजन मेकिंग को और थोड़ा रिफाइन करने के लिए एक और रेशो का इस्तेमाल किया जाता है, वो है PEG रेशो। लेकिन उसी तरह से PE रहेगा, लेकिन आखिर में आप ऐड कर देंगे ग्रोथ, यानी कि इसमें क्या क्या आ जाएगा? वही PE रेशो लिया जाएगा डिवाइड बाई आपका यहाँ पे ग्रोथ रेट लिया जाएगा। ग्रोथ रेट किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? आपके फ्यूचर के अर्निंग्स के ऊपर डिपेंड रहेगा। फ्यूचर में आप जो कैश फ्लोस कमाएंगे उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। कैश फ्लो मतलब आप जो भी बिजनेस करेंगे उससे जो पैसा आएगा फ्यूचर में उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, ठीक है। अपने पी रेशो तो मालूम कर लिया 195,
फिर आप देख रहे हैं कि ग्रोथ रेट से डिवाइड करना है। ग्रोथ रेट हमको कैसा पता चलेगी? जनरली कंपनी अपने अनाउंसमेंट्स में बताती है कि उसका फ्यूचर ग्रोथ क्या होने वाला है, कितना कमाने वाली है। तो उस लेकिन ये थोड़ा सब्जेक्टिव रहेगा, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड होता है, जैसे कि क्या डिस्काउंट रेट यूज़ किया गया है और इन्फ्लेशन कितना रहेगा आगे चल करके, और कितने नए ब्रांचेस खोलेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कितने नए ब्रांचेस खोलेंगे, कितने कस्टमर्स इनके पास बढ़ेंगे, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कितने टाइम होराइजन की बात हो रही है। कहीं 5 साल का ग्रोथ रेट हम यहाँ पे ले रहे हैं कि 10 साल का ले रहे हैं कि 15, 20, 30 साल का ले रहे हैं कि 2 साल का ले रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके मैटर करती हैं। सपोज ग्रोथ रेट आपके पास है, मान के चलते हैं कि 50% है, 50 तो 195 डिवाइडेड 50 कितना होगा? 195 डिवाइडेड बाई 50 ये हो जाएगा सपोज 3% समथिंग, 3% मान के चलो ये। तो PEG रेशो को एनालिसिस करने का, उसको समझने का आसान तरीका ये है कि अगर किसी भी कंपनी का PEG रेशो 1% से कम हो तो आप उसमें ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये अंडर प्राइस्ड है। अंडर प्राइस्ड है मतलब ये जितना इसका वैल्यू चल रहा है मार्केट में वो एक्चुअली अभी कम है, इसको ले लो, ये आगे चल के और ज़्यादा दे सकता है। और अगर 1% से बढ़ के हो तो ओवर प्राइस्ड है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप 3% है, यानी कि अगर मैं एज्यूम करूँ कि ग्रोथ रेट आने वाले 5 साल में इनके पास 50% होगा, तो उस लिहाज से क्या होगा? 195 डिवाइड बाई 50 तो आपको 3% आया। 3% आने का मतलब क्या हुआ कि ये जितना हम आज इसका एक्स्ट्रा दे रहे हैं, जितना अभी उसको मल्टीपल टाइम्स एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहे हैं, अगर उसके कंपेयर किया जाए उसके आने वाले फ्यूचर के ग्रोथ रेट से, तो वो इतना डिजर्व नहीं करता। ये तो मैं 50 आपको बस ऐसे ही रफली बता रहा हूँ, सर ग्रोथ रेट और बहुत ज़्यादा भी हो सकता है आगे चल करके। तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो हमको 3% की वैल्यू आएगी जो कि ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। तो आप क्या करेंगे? वैसे वक्त उसको नहीं खरीदेंगे, आप उसको वेट करेंगे। ग्रोथ वाली कंपनी है, अच्छा स्टॉक है, ज़बरदस्त आपको रिटर्न्स की उम्मीद है, सब कुछ ठीक है, लेकिन चूँकि ओवर प्राइस्ड है तो आप उसको भी नहीं लेंगे, उसको वेट करेंगे अंडर प्राइस्ड होने का। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाएगी आपकी ग्रोथ रेट के ऊपर। ये और बहुत ही सब्जेक्टिव नंबर होगा, सब्जेक्टिव परसेंटेज नंबर होगा, क्योंकि इसको जो हम कैलकुलेशन करेंगे फ्यूचर कोई सर्टन नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो ये है PEG रेशो का, प्राइस अर्निंग विद ग्रोथ वाले रेशो का ये कंक्लूजन है। अगर मैं कोई और कंपनी लूँ, सपोज अजंता फार्मा कंपनी है, और मैं देखूँ कि ये 20% उसका आज PE चल रहा है, डिवाइडेड बाई अगर मैं उसका ग्रोथ रेट देखूँ कि 30 चल रहा है, 20 पे 30 कितना का? सपोज 48 के आसपास कुछ आ जाए, तो ये 1 से कम रहेगा, यानी PEG रेशो 1 से कम रहेगा। तो हम ये समझ सकते हैं कि भाई ये आज मार्केट इसके लिए 20 टाइम ज़्यादा देने के लिए राजी है एक शेयर के पीछे, लेकिन अगर इसका सच में से ग्रोथ देखा जाए तो ग्रोथ तो 30 गुना ज़्यादा हो सकता है। मैं अभी 20 गुना दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल तो 30 गुना ज़्यादा मैं आगे चले कमा सकता हूँ। तो वैसे केस में PEG रेशो जो होगा 1 से कम आएगा। तो जो 1 से कम आएगा PEG रेशो, तो आप वैसे कंपनीज में फ़ौरन इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो 1 से बढ़ के आएगा उसके लिए आप अच्छा टाइप का इंतजार कर सकते हैं कि थोड़ा उसको आगे दे दो, उसके बाद न खरीदेंगे। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये अगर मैं खासतौर पर जैसे हमने डीमैट का एग्जांपल लिया था, अगर मैं 1 साल पहले जाके देखूं तो डीमैट की वैल्यू तकरीबन 2000 के आसपास थी, और उस वक्त भी मैं कैलकुलेट करूँगा तो शायद PE रेशो 195 ना आए, लेकिन शायद कुछ 125 के आसपास आ जाए। और मैं ग्रोथ सपोज आज वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 50, तो फिर क्या होगा? ये आज भी फिर आपको 2.5% के ऊपर ही कुछ आएगा। यानी कि इसके हिसाब से आपको इसे लगेगा कि भाई ये तो ओवर प्राइस है, इस पर इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों की इस किस्म के जो आपके पास रेशोस है तो बहुत हद तक आपको हेल्प करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी में हर केस में आपको ये हेल्प करें। इसको अवॉइड करने के लिए, इसको मिनिमाइज़ करने के लिए इसके ऊपर डिपेंडेंसी एक तो अभी कैलकुलेट करके देख लेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कंपनी की अपनी क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या इसका स्टैंड है, कितना ये स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू इट्स इंडस्ट्री, कंपेयर टू इट्स कम्पिटिटर्स। डेफिनेटली आपको इसमें तो हेल्प करेगा, और अंडर प्राइस ओवर प्राइस में भी आपको हेल्प करेगा। लेकिन कुछ शेयर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ के चले जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और उसके लिए मार्केट हमेशा एक्स्ट्रा पे करने के लिए राज़ी है। तो ये रेशोज़ के आगे भी आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं बस। जैसे कि अगर मैं 1 साल पहले डीमैट का एनालिसिस करता तो मुझे भी PEG रेशो 2.5 आता है, 1% से आता, तो शायद मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करता। लेकिन इसका क्या है रीज़न? आप ऐसे ग्रोथ वाले कंपनीज जो कि बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं और जिसके लिए मार्केट बहुत ज़्यादा मल्टीपल देने के लिए रेडी है,
तो सबसे पहले ये करना चाहिए कि जब भी ये प्राइस कम हो उस पर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे रेडी रखना चाहिए कि जैसे ये प्राइस कम होती जाए उसके अंदर इन्वेस्ट करते चले जाइए। आज 1300 है, आज से तकरीबन हार्डली एक बार पहले 2700 पे था, 2700 पे आप उसको ले सकते थे, 2700 पे लिया, फिर 2900 पे निकाल दिया। ऐसा भी शॉर्ट टर्म भी अक्सर लोग करते रहते हैं। अब अगर आपको उसको लॉन्ग टर्म में करना है या अगर आपको शॉर्ट टर्म में भी करना है तभी आप ये काम करेंगे जब ये प्राइस गिरे, जब उसके तरफ इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर जैसे जैसे आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखते जाएंगे उतना ज़्यादा आपको इसकी वैल्यू बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर कभी आपको ऐसा लगे कि कभी इसमें से निकलना है तो आप निकल भी सकते हैं, लेकिन जनरली ग्रोथ कंपनीज ऐसे होते हैं इसमें से निकलना बेहतर नहीं है। इसमें स्टे इन्वेस्टेड वाली पॉलिसी करनी चाहिए और ऐसा नहीं कि हमेशा इसी पे रहेगा, हो सकता है गिर के फिर 2400 2500 तक भी आ जाए किसी रीज़न से, तो वो आपको और एक मौका देगा उसके अंदर फिर से आपको आपके जो पैसे रखे हुए हैं फिर से इन्वेस्ट करने का। लेकिन कभी भी सारा पैसा एक साथ एक शेयर में लगाने के बजाय ऐसे शेयर्स आप आइडेंटिफाई करें। अगर आपका लॉन्ग टर्म का ऑब्जेक्टिव हो तो जब भी प्राइस गिरे तो आप उस पर इन्वेस्ट करें, फिर गिरे तो फिर इन्वेस्ट करें। और अगर आपको कभी निकालना हो 4 साल 5 साल के बाद या जैसे भी आपका है, फिर उसको आप अच्छे मल्टीपल ग्रोथ रेट के साथ ज़्यादा मुनाफे के साथ निकाल सकते हैं। तो ये चंद बेसिक चीज़ें थे, फेस वैल्यू, बुक वैल्यू, पी रेशो विद ग्रोथ और अर्निंग पर शेयर। ये आपको आइडिया देने के लिए था कि रेशोस को देखना है तो किस तरीके से रेशोस देखना है, किस तरीके से उसको कैलकुलेट करना है और वो रेशोस आपसे क्या बातें कहते हैं, वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं और किस तरीके से हम उसके कंपटीटर्स के भी कैलकुलेट करके उसको भी समझें। तो इतनी डिटेल एनालिसिस वगैरह हम जब जनरली करते हैं ये ग्रोथ वाले कंपनीज में हम ज़्यादा करते हैं और जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट है उसके लिए करते हैं। शॉर्ट टर्म में ये होता है कि इतना सारा होता नहीं है, बस जो शेयर बढ़ रहा है उसमें डाल देते हैं बगैर देखे कि कौन सा रेशो फुलफिल हो रहा है, क्या रेशोज़ कह रहे हैं, बस जो पब्लिक जिस शेयर के पीछे जा रही है तो लोग उसमें डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म में आपको मुनाफा नहीं होता, शॉर्ट टर्म में भी मुनाफा होता है, लेकिन उसके पीछे इतनी ज़्यादा रिसर्च एनालिसिस नहीं होती, इतना उसके पीछे टेक्निकल स्ट्रॉन्ग नंबर्स नहीं रहते, इसके पीछे उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता है और इतने मल्टीपल रिटर्न्स में वो जल्दी नहीं देते हैं। और शॉर्ट टर्म वाले स्टॉक्स में अगर वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग ना हो तो फिर रिस्क भी ज़्यादा रहता है कि वो एक बार गिर जाएगा तो कभी उठेंगे नहीं। इसमें ऐसा रहता है कि अगर आप शॉर्ट टर्म गेन के साथ निकालना चाह रहे हैं तो निकाल लीजिए 2-3 महीने के बाद, या आप उसमें रखना चाह रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, फिर वैल्यू गिर रही है तो भी परेशान ना हो कि और उसमें इन्वेस्ट करें। तो इस तरीके से आपको ये शेयर्स बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मार्केट में देते हैं। ये आपको डिबेट के बारे में डिटेल में एग्जाम्पल देकर समझाया। इंशाल्लाह हम जब दूसरे कंपनीज़ के भी एनालिसिस करेंगे और दूसरे भी रेशोस हैं जैसे कि ROC है, ROE है, डिविडेंड यील्ड रेशो वगैरह है, तो वो बहुत बात की चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मेन रेशोस देखने होते हैं। वो मैं आपको आज यहाँ पे PE के थ्रू समझाया और PEG के थ्रू समझाया। तो ये रेशोस अगर आप किसी कंपनी में भी कैलकुलेट करके देखें और यहाँ PEG रेशो के लिए जो ग्रोथ रेट है फिर वक्त आपको ये इसको अज्यूम कर लीजिए आपके एनालिसिस पे या फिर एनुअल रिपोर्ट्स में जो भी ग्रोथ उसमें दिया गया है उस पर भी आप उस रेट को भी लेकर के यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपको ये पता चलता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से ही ज़्यादा आपके पास बहुत मल्टीपल गेंस मिल सकते हैं। इमेजिन कीजिए 188 का शेयर जब आपको 3300 लोग देने के लिए राज़ी हैं, अगर इसका बिज़नेस और बढ़ता गया तो और कितना इसका वैल्यू जा सकती है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अगर इसमें आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी दे सकते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं। तो शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर इस वीडियो का। और आगे चल के बहुत सारे स्टॉक्स हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारा प्राइमरी फोकस इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ग्रोथ वाले स्टॉक्स पे होगा। अब उसको शॉर्ट टर्म के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी हो सकती है तो वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से मार्केट में अगर आप आते हैं तो ये लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया।